आज के हमारे प्रैक्टिकल वर्क का सबसे पहला एम है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल किस प्रकार से हम बना सकते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले देखना होगा डेफिनेशन। द डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन आर नोन एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन को हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ऑब्टेन होते हैं। इसे हम ऑब्जर्व वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? यदि किसी डाटा में कोई वैल्यू एक से अधिक बार क्या होती है, रिपीट होती है, तो वह वैल्यू जितने बार रिपीट होगी वह उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सपोज़ हमारे पास कोई डाटा है जिसमें 1 वैल्यू जो है वो 2 बार आया है, तो उसका 1 का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 होगा। इसी प्रकार हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या होता है, स्टैटिकल टेबल होता है जो कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल को शो करता है, जिसमें ये जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो एक ऑर्डर में या इंडिविजुअली या ग्रुप में अरेंज होते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमारे पास कोई डाटा है और उसमें हमें इन्वेस्टिगेशन या हमें पता करना है कि कोई वैल्यू कितने बार रिपीट हुई है, तो उसे पता करने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फॉर्मेशन करना होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा ये डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस होगा, लेकिन इसमें जो रिस्पेक्टिव क्लास होगा वो मेंटेन होगा। अब हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो सभी क्लास होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है सभी क्लास कंप्लीट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका सभी क्लास नॉन ओवरलैपिंग, मतलब कि एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होने चाहिए। और चौथा पॉइंट है जो नंबर ऑफ़ क्लास होते हैं वो ना ही ज़्यादा होने चाहिए और ना ही बहुत छोटे होने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है उसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब हमें फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारे पास दिया हुआ जो डाटा है उसे हम या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमारे पास ये जो डाटा दिया है इसे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 1 बाय 1 हम इसे अरेंज करेंगे। बायोस्टैटिक्स डाटा में जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। अब हमने यहाँ पर डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया है। यहाँ पर हम इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हमें एक सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए एक कॉलम का फॉर्मेशन करना होगा। ये एक टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा जो उसमें 2 कॉलम होंगे, जिसमें से पहला कॉलम होगा वो वेरिएबल्स को शो करेगा और जो सेकंड कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, इस कारण जो सेकंड कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। अब हमने यहाँ पर हमारे डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि पहला कॉलम है जो कि वेरिएबल्स को शो कर रहा है। और हमारा जो सेकंड कॉलम है वो है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम इसमें देखेंगे हमारे डाटा में कि 0 जो है, 0 कितने बार हमारे डाटा में रिपीट हुआ है। तो हमारे डाटा में 0 एक ही बार रिपीट हुआ है, तो 0 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब देखेंगे वेरिएबल 1 कितने बार रिपीट हुआ है, तो वेरिएबल 1 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, इस कारण 1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम सभी वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी हम निकाल कर इस टेबल में हम पुट करेंगे, इसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब हमारा सेकेंड एम है बार चार्ट प्रिपेयर अ बार चार्ट एंड इंटरप्रेट विच प्रोडक्ट इज़ वेल प्रिजर्व।
अब हमें एक बार चार्ट क्या करना है, प्रिपेयर करना है, जिसके थ्रू हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमारे पास दिए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन सा वेल प्रिजर्व्ड है। जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे हम एक्सेल के नाम से जानते हैं उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें से हमें पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, वेल प्रिजर्व्ड है। हमें बार चार्ट प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला हमें हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हमारे कंप्यूटर को प्रॉपर्ली रिफ्रेश करना होगा जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्मूथली वर्क कर सके। उसके बाद हमें हमारे कंप्यूटर में एमएस एक्सेल को क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ही हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देगा। अब जैसे ही ये दिखाई देगा हमें कुछ एरिया सेलेक्ट करने हैं, मतलब कि A1 से लेकर B5 तक के एरिया को हमें क्या कर देना है, सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर A1 से लेकर B5 तक के एरिया को सेलेक्ट किए हैं। फिर इसमें हम हमारे डाटा को पुट कर दिए। जैसे ही हम डाटा को पुट करेंगे यहाँ पर हमें ऑल सेलेक्ट करके हमारा जो इंसर्ट टैब है, यहाँ पर जो इंसर्ट टैब है हम उसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा बार टैब दिखाई देगा। इस बार टैब को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में हमें 2D बार पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस 2D बार पर क्लिक करेंगे हमारे पास हमारे डाटा का बार चार्ट दिखाई देगा। इस बार चार्ट से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट वेल प्रिजर्व्ड है। अब हमारा तीसरा एम है काई स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। जिसके लिए हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना होगा। हम बहुत से सिग्निफिकेंस टेस्ट को जानते हैं लाइक जेड एंड टी टेस्ट, ये पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। इस टेस्ट का यूज़ हम क्वांटिटेटिव डाटा लाइक लेंथ, विड्थ, HB%, वॉल्यूम, कंजप्शन, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम जेड एंड टी टेस्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बट बायोलॉजिकल क्वालिटेटिव डाटा को हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसी का हम यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को प्रोफेसर A.R. फिशर ने 1870 में क्या किया था, डेवलप किया था। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट का डेफिनेशन देखेंगे तो काई स्क्वायर टेस्ट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल द डेविएशन स्क्वायर इन द ऑब्जर्व एंड एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसीज। ये काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला है। ये यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये स्क्वायर इधर है, मतलब कि काई स्क्वायर है। और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। इसका फॉर्मूला होता है काई इज इक्वल टू सब्मेशन ब्रैकेट में E-O का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E, जहाँ पर O आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन क्लास को डिनोट करता है और E जो होता है आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन क्लास को डिनोट करता है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे काई स्क्वायर टेस्ट का। अब हमें देखना है क्राइटेरिया ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें पहला क्राइटेरिया होता है ये केवल कैटेगोरिकल डाटा जैसे कि मैन, वुमेन, कलर में ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू ETC कुछ भी केवल कैटेगोरिकल डाटा के लिए ये वर्क होता है। इसमें काई स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल तभी ऑक्कर होगा जब इसका मतलब कि जब काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन केवल तभी आएगा जब ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होंगे। ये इसका तीसरा क्राइटेरिया है। उसके बाद चौथा क्राइटेरिया ये है कि जब एक्सेप्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा, तो मतलब कि ऑब्जर्व एंड एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस होगा तो जो काई स्क्वायर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो 0 से ज़्यादा होगा। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उस कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन भी क्या होंगे, आपके रैंडम होंगे और
ऑब्जर्व जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 5 से लेस होगी। ये है क्राइटेरिया ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? जब हम टेस्ट करते हैं तो हम कैलकुलेटेड डाटा, मतलब कि जो काई स्क्वायर का जो कैलकुलेटेड डाटा होता है उसे हम क्या करते हैं, टेबुलेटेड या फिर टेबल वैल्यू के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो नंबर ऑफ क्लास से क्या किया जाता है, कैलकुलेटेड होता है। नंबर ऑफ क्लास से क्या होता है, कैलकुलेटेड होता है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें सब फॉर्मूला है DF इज इक्वल टू R-1 इंटू C-1, जहाँ पर R नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और C क्या डिनोट करता है, आपका नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें हमें पता करना है कि स्पीसीज A और स्पीसीज B इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे से एसोसिएट है। इसे हमें इंटरप्रेट करना है। तो काई स्क्वायर की जो वैल्यू को हमें लाने के लिए दो टेबल्स को फॉर्मेशन करना होगा। पहले टेबल में हम स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के जो ऑब्जर्व्ड स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसे लिखना होगा। लाइक यहाँ पर जैसे कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3 दिया हुआ है और इस ऑब्जर्व वैल्यू से हमें एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी हमें निकालना है। एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, जिसमें एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमें स्पीसीज ए के टोटल को क्या करना होगा, स्पीसीज बी के टोटल से डिवाइड कर, इसमें हमें क्या करना होगा, स्पीसीज बी के टोटल को स्पीसीज बी के टोटल को स्पीसीज ए के टोटल के से इंटू करके 5 से डिवाइड देना होगा। लाइक यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर इसका आंसर आपका 3.2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर 3.2 आएगा। सिमिलरली हम इस ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हमें स्पीसीज बी का टोटल और स्पीसीज बी का टोटल और स्पीसीज ए के टोटल को क्या करना होगा, इंटू करके 5 से डिवाइड देना होगा, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा 3.2। इसका भी आंसर 3.2 आएगा। अब हम इन दोनों के वैल्यू 3.2 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर टोटल आंसर क्या आ जाएगा 6.4। हमारा टोटल आंसर आएगा आपका 6.4। सिमिलरली हमें यहाँ पर इसके भी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी से एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी होगी। इसमें भी हमें यही करना होगा। इसमें भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को क्या करना होगा, इंटू करके 5 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज बी और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ए को इंटू करके 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, और हम इसी प्रकार से इस ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी से एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी अगर हम निकालेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.2 और यहाँ पर 0.8 और 0.2 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब इसी डाटा के बेस पर हमें एक और टेबल का फॉर्मेशन करना है, जिस टेबल में क्या होंगे 5 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम में हमें ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी को लिखना है। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 और 0, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसी के। अब हमारे सेकंड जो कॉलम है उसमें हम एक्सेप्ट फ्रिक्वेंसी लिखेंगे। हमने एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट किया है। यहाँ पर एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी इसका क्या था 3.2 था और इसका क्या था 0.8 था और इसका क्या था 3.2 था
3.2 और इसका क्या था 0.2 था। ये हमने यहाँ पर उतार लिया है। अब हमें थर्ड कॉलम में क्या करना है, ओ माइनस ई, मतलब कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी के साथ माइनस करना है। लाइक यहाँ पर 3 माइनस हम 3.2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -0.2 आएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2 हमारे पास आंसर आएगा। 1 माइनस 3.2 करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -2.2 आएगा। इसी प्रकार से 0 माइनस हम 0.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर -0.2 आंसर आएगा। अब फोर्थ कॉलम में हमें क्या करना है, फोर्थ कॉलम में हमें ये जो ओ माइनस ई हमारा जो वैल्यू आया है उसका स्क्वायर करना है। जैसे कि -0.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.04 आंसर आएगा। 0.2 का हम वैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा ये, और -2.2 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4.84 यहाँ पर आंसर आएगा। अब हमें फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, फिफ्थ कॉलम में हमें करना है ये जो हमारे पास ओ माइनस ई का जो स्क्वायर का जो वैल्यू आया है उसे ई से डिवाइड देना है। मतलब कि ओ माइनस ई का स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू है उसे हमें एक्सेप्टेड फ्रिक्वेंसी ई से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने किया है 0.04 को डिवाइड दे दिया है, सॉरी डिवाइड करना है हमें, हमने डिवाइड किया है 3.2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 0.0125 हमारे पास आंसर आया है। इसी प्रकार से हमने 0.04 डिवाइड बाई 0.8 किया है तो हमारे पास आंसर आया है 0.05 हमारे पास आंसर आया है। इसी प्रकार हमने 0.84 डिवाइड बाई 3.2 किया है तो हमारे पास आंसर 1.512 आंसर आया है। और 0.04 डिवाइड बाई 0.2 करें हैं तो 0.2 हमारे पास आंसर आया है। अब हमें इन सभी वैल्यू को जोड़कर टोटल वैल्यू याद करना है। अब हमने जब इन सभी को टोटल किया है तो हमारे पास आंसर आया है आपका 1.7745। ये हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने फॉर्मूला जो देखा था उस फॉर्मूले से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकाला है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू जो हमारे पास टेबल है उसमें 2 कॉलम है और 2 रो ही है, जिसके कारण इसका जो वैल्यू है 1 आया है। अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। अब हम 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल में, अगर हम 5% के सिग्निफिकेंस लेवल में देखेंगे तो टेबल वैल्यू जो है वो आपका है 3.84 और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 1.77। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू 1.77 निकाला है वो जो है 3.84 से कम है, जिसके कारण जो स्पीसीज़ बी है और स्पीसीज़ ए है वो एक दूसरे से क्या होंगे, फुल्ली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इस कारण हमारा रिज़ल्ट भी 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर क्या होगा, जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू 1.77 है वो कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम में के जो वैल्यू मतलब कि जो टेबल वैल्यू है 3.84 उससे क्या हो जाएंगे, कम है, जिसके कारण जो स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, आपके फुल्ली इंडिपेंडेंट होंगे। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ एम है टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर ऑन फिंगर लिंक्स ऑफ मैस्टस सिंघाला। मतलब कि हमें मैस्टस सिंघाला फिंगर लिंक्स पर हमें यूरिया फर्टिलाइज़र के इफ़ेक्ट को क्या करना है, स्टडी करना है, जिसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायर मटेरियल्स हैं, जिसमें हमें एक पॉन्ड, फिश यूरिया, फिश फूड, नाइट्रोजन वाटर, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स चाहिए, सिंघाला फिश चाहिए और डाइक्लोरिनेटेड टैप वाटर की हमें ज़रूरत होगी। अब हम देखेंगे थ्योरी क्या है। जो फर्टिलाइजर्स एंड सप्लीमेंट्स होते हैं, फीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स के लिए सोर्स होते हैं पॉन्ड में। ये जो फर्टिलाइजर्स ये जो होते हैं वो हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं,
जो कि क्या होते हैं एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज एंड ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर हमारा डिटेल ऑफ फिश जो मैस्टस सिंघाला के कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जिसका क्लासिफिकेशन है जो कि फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, जिसका क्लास एक्टिनोपेट्रिगी एंड ऑर्डर सिलुरी एंड फैमिली बगरेडी एंड जीनस मैस्टस के अंतर्गत इसे रखा गया है। इसका लोकल नेम है आपका सिंघाला, साइंटिफिक नेम है आपका मैस्टस सिंघाला। और इसका जनरल कैरेक्टर की हम बात करें तो जनरल कैरेक्टर में ये सबसे पहले ये होता है कॉर्निवोरस नेचर का होता है, और ये क्या होता है, हंटर नेचर का होता है, फ्रेश वाटर फिश है, और ये स्मॉल फिश एंड ड्रॉन्स को क्या करता है, फूड के रूप में फीड करता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर, और विड्थ जो होती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है। कॉमनली इसे डराई टैंगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्पेसिफिक फीचर्स हम देखेंगे तो इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये जिसके जो कलर होते हैं वेरी करते हैं। लाइक ट्रंक का जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है, और साइड में क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है। अपर कुलम इसमें प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑफ मैस्टस सिंघाला, मतलब कि जो मैस्टस सिंघाला की जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है और विदाउट स्केल वाली होती है। मतलब कि इसकी जो बॉडी होती है वो बोनी प्लेट्स से क्या होती है, कवर होती है। इसमें स्केल नहीं पाए जाएंगे। इसमें माउथ जो होता है वो लॉन्ग होता है, और उसका जो क्लेफ्ट होता है वो नैरो होता है। और इसमें 4 पेयर में बारबल्स क्या हो जाता है, पाए जाते हैं। ये 4 पेयर बारबल्स में पहला है का मैक्सिलरी बारबल, दूसरा है नेसल बारबल, तीसरा है मैंडिबुलर बारबल, तीसरा है इंटरनल मैंडिबुलर बारबल। मैक्सिलरी बारबल जो होता है वो लॉन्गर होता है उसके नेसल बारबल से, और फिन्स जो होते हैं वो डॉर्सल, पेक्टोरल, वेंटर, पेल्विक एंड कडल फिन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम मेथड देखेंगे। मेथड में हमने 10 फिंगरलिंग्स ऑफ अ सिंगल वेयर हमने क्या किया, एक फिशरमैन जो कि हमारे शिवनाथ रिवर से हमने इस फिश को लिया था। इस फिश को हमने क्या किया, 1 वीक तक एक प्लास्टिक कंटेनर जिसमें क्या था 10 लीटर डाइक्लोरिनेटेड टैप वाटर था, उसमें हमने 1 वीक तक इस फिश को रखा। और इस कंटेनर का जो वाटर था वो डेली इसे बदला जाता था। और जिससे क्या हो जाता था, इसमें जो फीकल मटेरियल और जो ओवर फूड होते थे उन्हें भी डिस्कार्ड कर दिया जाता था। फिर हमने क्या किया है, फिर इसे जो फिश है उसे हमने डेली 2 बार फिश फूड फीड कराया है। और फिफ्थ में हमने देखा एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरिया, मतलब कि हम 1 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर, 3 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम पर 5 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया हमने प्रिपेयर किया है। इस यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए हमने डिज़ोल्व कर दिया डायरेक्ट डिफरेंट वेट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन डाइक्लोरिनेटेड टैप वाटर में। एक्सप्लोरेटरी टेस्ट है, द 5 फीड वेयर नॉट पेड 24 आवर बिफोर द ड्यूरिंग द ट्रायल। 5 टेस्ट 8 है आपका, द फिश वेयर कीप्ड इन फर्स्ट टेस्ट सॉल्यूशन फॉर 96 आवर ईच डे। बाय ईच डे द फिश वेयर ट्रांसफॉर्म टू न्यू फ्रेश सॉल्यूशन। 9th आपका मेथड है, आफ्टर 96 आवर द फिश वेयर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट सॉल्यूशन। हमने मेथड के बाद ऑब्जर्वेशन में बिहेवियरल चेंजेस हमें उस फिश में दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे कि जो राइट पोजीशन पे फिश स्टूड होते हैं, उसका स्नॉट जो होता है वो डेथ के पहले क्या होता है, वाटर सरफेस के ऊपर होता है। एयर को गैस्पिंग करने के लिए अनकोऑर्डिनेटेड स्विमिंग, फ्रीक्वेंट एट अटेम्प्ट एट जंप आउट ऑफ द टैंक एंड क्वाइटनेस। ये सब जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं वो हमें वो फिश में दिखाई देते हैं। ये बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं वो टॉक्सिक एंड के इफेक्ट के रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, उस फिश में दिखाई देते हैं। रिजल्ट है, द फिश शोड इन अनयूजुअल साइंस ऑफ स्ट्रेस इन रिस्पॉन्स टू द इफेक्ट ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। जो फिश है वो अनयूजुअल स्ट्रेस के साइन शो कर रहा है यूरिया फर्टिलाइज़र के इफेक्ट पर।
हम फिफ्थ एम में देखेंगे, जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के डिफरेंट स्टेजेस की हमें क्या करना है, स्टडी करना है। जिसके लिए हमारा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम जो सभी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें एक पेयर में क्या होता है, टेस्टिस क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, जिसे हम मेसोर्चियम के नाम से भी जाने जाते हैं, इसी की मेसोर्चियम की हेल्प से क्या होते हैं, डोर्सल बॉडी वॉल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं या फिर अटैच होते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं वो बहुत से क्या हो जाते हैं, माइन्यूट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से मिलकर बने हुए रहते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल के थ्रू एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड होते हैं। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है वो 2 स्टेज में ही क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। जिसमें सबसे पहला आता है आपका द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड दूसरा जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम यहाँ पर ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का पीक है, जहाँ पर हमें स्पर्मेटोसाइट्स और ल्यूमेन, रेसिडुअल बॉडी और सर्टोली सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के क्या हो जाते हैं, एपिथेलियल सेल से होता है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के एपिथेलियल सेल से स्पर्मेटिड्स का क्या हो जाता है, आपका फॉर्मेशन होता है। इसमें जो जर्मिनल सेल होते हैं वो क्या होता है, स्पर्मेटिड में क्या हो जाते हैं, डेवलप होते हैं। इन जो जर्मिनल सेल है इन्हें ही प्रीमोर्डियल जर्म सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये 3 फेसेस में कंप्लीट होती है। जिसमें पहला फेस है आपका मल्टीप्लिकेशन फेस, दूसरा फेस है ग्रोथ फेस, तीसरा फेस है आपका मैच्योरेशन फेस। अब हम देखेंगे पहला मल्टीप्लिकेशन फेस। मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या होता है, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है वो क्या हो जाती है, साइज़ में लार्ज हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, रिपीटेड मेयोटिक डिवीज़न करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल्स बनते हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, ग्रोथ फेस। तो ग्रोथ फेस में क्या हो जाता है, जो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है और अपने वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और साइज़ में भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब ये जो सेल होती है जो अपने वॉल्यूम में इंक्रीज़ करती है, उस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो होती है डिप्लॉयड होती है, मतलब कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा स्टेप मैच्योरेशन फेस। मैच्योरेशन फेस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो क्या होता है, मैच्योरेशन फेस में इंटर करता है। जैसे ये मैच्योरेशन फेस में इंटर करेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, मियोसिस डिवीज़न करेंगे। अब मियोसिस डिवीज़न क्या हो जाएंगे, आपका 2 होंगे। पहला जो मियोसिस डिवीज़न होगा वो क्या होगा, आपके 2 सेल प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मतलब कि उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 1 होगा। और इस सेल्स को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। अब जो सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होगा उसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा, मतलब कि ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स में, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड कहेंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड होगा वो दूसरे प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। अब स्पर्मियोजेनेसिस में की जो प्रोसेस होती है उसे हम देखेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोवन। जो हमारे पास स्पर्मेटिड बना है उसका स्पर्मेटोजोवन में ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ड्यूरिंग द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द स्पर्म, मतलब कि जब इस स्पर्म का डिफ्रेंशिएशन होता है उस समय बहुत से क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनेल्स में क्या हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं। जिसमें पहला चेंजेस होता है न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर जो सेल का जो न्यूक्लियर होता है वो श्रिंक होने लगता है। उसके अंदर जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर सेल्स
न्यूक्लियर सैप से जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, लूज़ होता है। और क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। ये जो स्टेज होती है बहुत ही इसेंशियल होती है, क्योंकि इस स्टेज में ही स्पर्मेटोजोवन का जो साइज़ या जो स्पर्मेटोजोवन का जो वेट है वो बहुत कम होता है, जिससे कि उसकी मोटेलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम दूसरा देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। तो स्पर्मेटोजोवन का जो एक्रोसोम है वो क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो स्पर्मेटिड के जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं उनसे इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर आता है आपका तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइल फिलामेंट ऑफ स्पर्मेटोजोवन। जो स्पर्मेटोजोवन के जो टेल में जो एक्साइल फिलामेंट का फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटिड के सेंट्रियोल से होता है। मतलब कि एक्साइल फिलामेंट का फॉर्मेशन किससे होगा, स्पर्मेटिड के सेंट्रियोल से होगा, और ये एक्साइल फिलामेंट टेल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम डी देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल हेलिक्स। सभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्मेटिड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं मिडिल पीस में। मतलब कि जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे डिफरेंट पार्ट में, मतलब कि जो स्पर्मेटिड के जो डिफरेंट पार्ट से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पर्मेटोजोन के मिडिल पीस में आकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेसेट। मेसेट क्या हो जाता है, जो स्पर्मेटिड का जो साइटोप्लाज्मा होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, एक्रोसोम फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जो साइटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा जो होता है वो इंटीरियर एंड की ओर मूव करता है, और मिडिल पीस में क्या हो जाता है, एक कंडेंस लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसेट कहते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें है स्पर्मेटोजेनेसिस की होल प्रोसेस को शो किया गया है। यहाँ पर ये जो सेल दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होता है वो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ है इसमें से एक सेल क्या करेंगी, आपका ग्रोथ फेस में क्या करेगी, इंटर करेगी और अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद ये फिर से डिवीज़न का प्रोसेस करेगी, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होगी पुनः डिवाइड होकर क्या करेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो स्पर्मेटिड होंगे उसमें स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो पिक्चर वो स्पर्मियोजेनेसिस को शो कर रही है। यहाँ पर ये एक स्पर्मेटिड सेल है जिसका न्यूक्लियस लार्ज है और इसके चारों ओर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें धीरे धीरे न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो क्या होता है, श्रिंक होने लगता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो टेल रीजन की ओर आकर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और जो ये जो एक्रोसोम जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस को क्या करता है, कवर करने लगता है। जैसे ही कवर करने लगता है ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया उसके टेल रीजन पर आकर मिडिल पीस पर क्या कर जाते हैं, पूरे अटैच हो जाते हैं और एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं।